कोई भी टोयोटा की गाड़ी होगी तो कहेंगे यार इसकी सर्विस कम लगती है, जर्मन ब्रांड की कंपनी होगी तो वो कहेंगे इसकी सर्विस की बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है सर? व्हाई इज द डिफरेंस? आप एक टपरी में जाके कॉफ़ी पीते हो, एक 5 स्टार होटल में जाके कॉफ़ी पीते हो, आजकल वो पूरा एक्सपीरियंस की बात होगी। हम रिकमेंड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई सिटी में गाड़ी खरीदता है विच इज इन द रेंज ऑफ लेट्स से 7-8 लाख रुपए, तो उसको कौन सी कोटिंग करवानी चाहिए? 2 ऑप्शन है उनके लिए, सेरेमिक कोटिंग करा सकते हैं Okay. और दूसरा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा सकते हैं। सेरेमिक कोटिंग आपकी 1 साल तक अच्छी तरह चलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं खाली प्रोटेक्शन के हिसाब से, देन पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स आर वेरी गुड। 5 साल से लेकर 10 साल तक वो अच्छी तरह। मोस्ट ऑफ द हाउसेज जिनके पास गाड़ियां हैं आज, उनके यहाँ कोई ना कोई उनका सिक्योरिटी गार्ड आके गाड़ी को साफ कर रहा है। ऐसे केस में डू यू थिंक कि उस लाइफ जो है गाड़ी की वो कम हो जाती है? वो इम्पॉर्टेंट है कि यू यूज़ द राइट प्रोडक्ट। आप उसको रेगुलरली डीप क्लीनिंग भी कराना पड़ेगा, उससे गाड़ी की लाइफ भी अच्छी होती है, क्लीननेस भी बेटर होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको एक विश हो कि मेरे को गवर्नमेंट से ये मिल जाए तो व्हाट वुड दैट बी? मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ड्राइव है इंडिया में। गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग दैम एंड प्रमोटिंग दिस। सो जो कंपनीज आज एक्सपैंड करने चाहते हैं, सो स्काई इज द लिमिट। बट हम चाहते हैं कि व्हाट इज दैट माइंडसेट जो एक छोटे व्यापारी को रोकता है बड़ा सोचने से? भारत में गाड़ी खरीदना एक काफी बड़ा डिसीजन होता है। आज 90% गाड़ियां जो हैं वो ईएमआई पे चलती है। आप एक बार गाड़ी तो घर पे ले आते हो, फिर उसके मेंटेनेंस के टाइम हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पैसा खर्च करने में। हम गाड़ी को साफ कैसे रखेंगे, टेफ्लॉन कोटिंग करेंगे कि सिरेमिक कोटिंग करेंगे? जब हम वर्कशॉप पे जाएंगे तो कहीं कोई हमसे ज्यादा पैसे तो ना ले ले। हमारी गाड़ी अगर धूल में चल रही है तो कौन सी कोटिंग चलेगी? सिटी में चलती है तो कौन सी कोटिंग चलेगी? कौन सी कोटिंग ज्यादा समय तक चलेगी? अगर मैं गाड़ी खुद धोता हूं तो कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? अगर कोई और धोता है तो किस तरीके का कपड़ा यूज होना चाहिए जिससे गाड़ी लंबे समय तक चमकती रहे? यह क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में आता है। इसी के साथ साथ उसके मन में यह भी आता है कि भाई कहीं मैं जाऊं तो मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब अपनी महंगी गाड़ी को मैं सर्विसिंग कराने लेके जाता हूं या धुलाने लेके जाता हूं? तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने इन्वाइट किया मिस्टर सुदीप मेहता को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमैक्स के। सुमैक्स एक ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े ओईएम्स को और कार कंपनीज को इस तरीके के मटेरियल सप्लाई करती है। तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है ये जानने के लिए कि हमारे जैसे रिटेल कस्टमर्स के साथ किस तरह के फ्रॉड होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। ये सारे चर्चा हमने की है और उसी के साथ साथ हमने समझा है कि सुमैक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से सुमैक्स ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले समय में ये पर्टिकुलर मार्केट कैसे ग्रो करने वाली है। सुमैक्स अपना आईपीओ भी प्लान कर रहा है और उस आईपीओ के पैसे से वो क्या करने वाला है इसके बारे में भी समझने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं इस एपिसोड में कि क्या हमें करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी हमेशा चमचमाती रहे। पर आगे जाने से पहले आप में से अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग गेस्ट्स आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुदीप मेहता से। सुदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन संजय कथुरिया पॉडकास्ट। इट्स वंडरफुल टू बी विथ यू एंड थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। सर, आज आप है ना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि मैं चेक कर रहा था भारत में करीबन 5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स हैं और 25 करोड़ बाइक्स हैं। अब जनरली धीरे धीरे प्रचलन आ रहा है इंडिया में कि लोग अपने बाइक्स को और जो है गाड़ियों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना चालू कर चुके हैं। पहले एक टर्म यूज होता था बाबा कार, कि किसी ने अगर पारसी ने गाड़ी मेंटेन करी है तो उसका प्राइस महंगा होता था यूज्ड कार्स में। दुबई में कंपलसरी है गाड़ी की अपकीप करना, नहीं तो वो फाइन मार देते हैं, पर इंडिया में ऐसे कोई रूल नहीं था। तो सर, पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आज इतनी तरह की गाड़ियाँ हैं, इतनी तरह की बाइक्स हैं, पर जब हम उनके देखरेख की बात करते हैं, संभालने की बात करते हैं, तो हमें नहीं पता क्या क्या चीज़ें उसके अंदर की जाती हैं। मुझे पता है शायद कभी उसके शैम्पू करवा सकते हैं, कुछ कोटिंग करवा सकते हैं, पर आप बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, क्या क्या तरह की सर्विसेज होती हैं जो एक गाड़ी में आफ्टर मार्केट जाती हैं उसकी अपकीप करने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आजकल पैसेंजर्स जो व्हीकल ओनर्स are very particular about certain aspects. First, everybody wants to have a clean looking car or a bike. जी. Second, at the same time, he wants it to be hygienic also. अगर आप देखा जाएगा कि बहुत सारी गाड़ियों में जब अपन पैसेंजर्स आते हैं, वो पहले गाड़ी में घुसने से पहले बाहर से देखना चाहते हैं कि गाड़ी कैसे लगती है। जी. वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो गाड़ी आप देखते हो कि भी ये टैक्सी लें या वो कार देखें, जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं वो चाहते हैं कि एक अच्छी क्लीन गाड़ी में जाके वो बैठें, और जो ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि जब उनकी गाड़ी जाए तो उनको एक सेंस ऑफ प्राइड आए। तो उसके लिए
पहले हमने ये देखा था कि ड्राइवर्स खाली क्लीन करते थे. नाउ मोस्ट कार और बाइक ओनर्स would like to ensure that they have a gleamingly beautiful looking car जी. and they take great pride in it. जी. So there are several products that are now developed in the last few years which will ensure that you have a very good surface finish and you have a very nice bike and it's also very easy to do it yourself. The products जो मार्केट में आज आते हैं, there are several, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं. प्रोडक्ट्स लाइक कार शैम्पूज, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, वैक्सेस. आजकल कोटिंग्स भी बहुत होने लगी हैं जो नई गाड़ी पे, ओल्ड गाड़ी पे कर सकते हैं. पुराने ज़माने में जो वैक्स पॉलिश बोलते थे वो होते थे, बट नाउ अब वो बहुत नए तरह के प्रोडक्ट्स भी उस इंडस्ट्री में आ गए. हर आदमी चाहता है कि उसके टायर्स भी बहुत ग्लॉसी दिखे, नीट दिखे, क्लीन दिखे, और उनके रबर आइटम्स और प्रोडक्ट्स भी होते हैं. तो इसमें हमारे पास बहुत सारे रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स आजकल आ गए हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड. हर ओनर को इवन जो डस्ट निकालने के लिए आज एक डस्टर अवेलेबल है जो वैक्स कोटेड है. ओह अच्छा, ओके ओके. तो प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं एंड वॉल्यूम्स आपने राइटली बोला कि इतने सारे बढ़ गए. दे आर रफली 250 मिलियन बाइक्स हैं एंड अबाउट 5 मिलियन कार्स हैं. तो वॉल्यूम इतना होने के कारण इंडियन मार्केट इज़ बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ अवेलेबल जो वर्ल्ड वाइड से आ रहे हैं बहुत सारे हैं. सर, हमने हमेशा एक टर्म यूज़ किया है जब भी गाड़ी के लिए होता है कि गाड़ी अगर आप जिस दिन खरीदो तो जाके उसकी टेफ्लॉन कोटिंग करा लो, क्योंकि फिर लोग स्क्रैच प्रूफ होता है, उसकी कोई परेशानी नहीं होती. तो ये टेफ्लॉन कोटिंग क्या मिथ है? टेफ्लॉन तो फ्राइंग पैन के ऊपर कोट करा जाता है. अच्छा, जो फ्राइंग पैन. बट लोगों को ये लगता था कि कोटिंग को ईजी तरह से समझाने के लिए टेफ्लॉन बोलते थे. okay. टेफ्लॉन आज की टर्मिनोलॉजीज़ में सरफेस प्रोटेक्शन के लिए जो हम बोलते हैं उसके लिए आपके लिए सेरेमिक कोटिंग है, ग्राफीन कोटिंग है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स हैं एंड इवन जो वैक्स पॉलिश कोटिंग होती है. सो प्रोटेक्शन दो तरह के होते हैं. एक तो मेंटेनेंस ऑफ योर कार, जिससे कि आपको कोई स्क्रैच नहीं लगे और उसको जब आप ट्रांजिट गाड़ी चलाते हैं तो उसमें कोई डैमेज नहीं हो पेंट के ऊपर. एक दूसरा जो होता है कि आप चाहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी ग्लॉसी लगे, तो वेरियस काइंड्स ऑफ वैक्सेस होते हैं एंड पॉलीमर कोटिंग्स होते हैं, ये अवेलेबल है मार्केट में. गॉट इट. तो आप कह रहे हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग करके ऐसे कोई टिपिकल चीज़ नहीं होती. तो जो आपने दूसरी कोटिंग्स बताई सर, उनमें क्या क्या होता है? आजकल जो गाड़ियाँ नहीं लेते हैं, जो PDI में देते हैं और उसमें वैक्स कोटिंग होती है जो बेस्ट बिफोर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल. ठीक है. तो जब गाड़ी निकलती है शोरूम से, कोई ओनर को दिया जाता है तो उसको लगता है कि बहुत ग्लॉसी है, बड़ी नाइस है, टायर पॉलिश हो जाती है, रबर बीडिंग सब पार्ट्स में कर लेते हैं. उसके बाद काफ़ी लोग ये चाह रहे हैं कि उनके स्क्रैचेस नहीं आए, जो हैंडलिंग मार्क्स, वाइपिंग मार्क्स. एट द सेम टाइम जब वो क्लीन करे तो वॉश करने में बहुत आसानी हो, बिकॉज मोस्ट ओनर्स आर डूइंग इट देमसेल्व्स ऑल्सो. एट द सेम टाइम थोड़े लोग चाहते हैं कि भाई अगर कोई प्रीमियम गाड़ी लें, थोड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी लें, तो उसमें कोई भी तरह की स्क्रैचेस, मेटल पार्ट से भी इम्पैक्ट होने, इवन बम्पर के ऊपर जब स्क्रैचेस नहीं, बम्पर बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो, उनकी गाड़ी का वो पेंट ओरिजिनल नहीं निकले, तो उसमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स आती हैं विच आर वेरी वेरी पॉपुलर नाउ एंड बहुत सारे लोग करते हैं एंड दीज आर गिविंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अप टू 10 years. गॉट इट. तो अगर मुझे आज कोटिंग करानी है तो कौन सी कोटिंग मेरे लिए सबसे फेवरेबल होगी? पेंट वाली? जितना पैसा आपके पास खर्च करना चाहते हो वही डिपेंड होएगा. बट जनरली बहुत सारे इन कॉमन प्रैक्टिस में लोग सेरेमिक या ग्राफीन कोटिंग करने लग गए हैं एंड थोड़ी हाई एंड कार्स के लिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए पीपल आर गोइंग फॉर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स. गॉट. सर, अब है ना थोड़ा यूज केस बेस देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आज अगर कोई सिटी में गाड़ी खरीदता है, ऑफिस उसको जाना है, एंड एक टिपिकल हम कहते हैं गाड़ी विच इज़ इन द रेंज ऑफ लेट्स से 7-8 लाख रुपीज़ टिल 20 लाख रुपीज़, चाहे स्विफ्ट डिज़ायर हो गई या वो सेगमेंट की जो होंडा सिटी सब गाड़ियाँ हो गई, तो उसको कौन सी कोटिंग करवानी चाहिए? दो ऑप्शन है उनके लिए. सेरेमिक कोटिंग करा सकते हैं Okay. और दूसरा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा सकते हैं. सेरेमिक कोटिंग मार्केट्स में 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए बोलते हैं, बट व्हाट वी हैव सीन, इंडियन एनवायरनमेंट इतना डस्टी और
थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके लिए नॉर्मली सेरेमिक कोटिंग आपकी 1 साल तक अच्छी तरह चलती है, उसके बाद आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं खाली प्रोटेक्शन के हिसाब से, देन पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स आर वेरी गुड। उसमें वाटर रिपेलेंसी भी होती है एंड दे लास्ट 5 साल से लेके 10 साल तक वो अच्छी तरह। और सर दूसरा यूज केस मैं पकड़ता हूँ जहाँ रगड यूज लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का गांव में ज़्यादा मूवमेंट है गाड़ियों में, रोड्स अच्छी नहीं है, पोल्यूशन बहुत है, या फिर वहाँ पे डस्ट बहुत जाती है, और जनरली जो बड़ी गाड़ियाँ लेट्स से स्कॉर्पियो हो गई या एसयूवीज हो गई, मिड साइज एसयूवीज, बिग साइज एसयूवीज, लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उनके लिए क्या सही रहेगा? उनके लिए तो बैलगाड़ी सबसे बढ़िया रहेगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर आजकल जो ये पेन प्रोटेक्शन फिल्म जो बहुत महंगी होती थी, आज से 3 साल 4 साल पहले, इट वॉज ओनली फॉर दी जो हायर एंड कार्स होती थी, जो मर्सिडीज़ है, बेंटलीज है, फेरारीज हैं, उनके लिए पॉपुलर होती थी, और आजकल वो अफोर्डेबल हो गए बिकॉज वॉल्यूम इतना बढ़ गया है। तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ पहले 4 लाख की 3 लाख की जो गाड़ियाँ खरीदता था, आज वो दे मूव डाउन फ्रॉम 7 lakhs to 20 lakhs जी। तो उसके लिए भी पेन प्रोटेक्शन फिल्म अभी बहुत इकोनॉमिकल हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्राइस कोट करते हैं उसके लिए, पर आपको अगर आप स्मार्टली आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो, समझ सकते हो, तो एक वायबल प्राइस में भी आप वो करा सकते हो, और ये विल बी वेरी गुड फॉर इवन पीपल इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। ठीक है, अब सर कॉस्टिंग पे आते हैं। जनरली एक मिथ होता है कि आपकी जितनी बड़ी गाड़ी होगी या जितनी महंगी गाड़ी होगी, जनरली उस पर उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। इज इट ट्रू? और अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ तो मुझे किस तरीके से इसको नेगोशिएट करना चाहिए, और मेरे को चूना ना लग जाए देसी भाषा में, तो हाउ डू आई नेगोशिएट विद माई वेंडर? नॉर्मली जो ये पेन प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हैं, वो पैसेंजर कस्टमर को देख के टिक्का काटते हैं। ओके। वो ये देखना चाहते हैं इसकी बाइंग पावर कितनी है। वो ये बोलेंगे सर ये जो है सुपीरियर प्रोडक्ट है, ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो जब आप एक हेयर कटिंग सलून में जाते हैं तो बोलेंगे ये आपका ये अप्रेंटिस है, ये एक्सपर्ट है, जो वो 350 रुपये लेगा और वो 1000 रुपये लेगा जी। बाल तो काट रहा है वो। सिमिलरली अगर आप फिल्म को लोगे तो उसमें 2-3 रेंजेस आती हैं, 5 ईयर और 10 ईयर, और थोड़े लोग लाइफ लॉन्ग बोलते हैं। ओके। बट नॉर्मली एक आदमी जो गाड़ी खरीदता है वो 5 ईयर्स में चेंज कर लेता है। जी। तो आप 5 ईयर पेन प्रोटेक्शन फिल्म अपने गाड़ी पे लगाइए। उसकी कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे यूज़ मटेरियल। पेन प्रोटेक्शन फिल्म 2 मटेरियल से आते हैं, एक TPU आता है और एक आती है जो नॉर्मल जो भी कोटिंग लोग बताते हैं, पर वो TPU बोल के भेजते हैं। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कौन सी वो क्वालिटी दे रहे हैं। इट्स नॉट ईजी टू, आप समझ नहीं पाओगे बाय द नेकेड आई कौन सा मटेरियल है। दिखाते हैं कुछ है, लगाते कुछ हैं। तो अगर आप जिसके पास भी जाएं वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी हो, जो जिसका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए, वो आप देख लीजिए। आजकल OEMs भी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आप अप्रूवल्स दे रहे हैं, उनकी डीलरशिप्स में भी उन लोग सर्टिफाइड लोग दे रहे हैं। दे आर गिविंग अ वेराइटी ऑफ पीपल टू डू सो दैट नो पैसेंजर इज टेकन फॉर अ ओनर ऑफ अ कार इज टेकन फॉर अ राइड। तो उसमें इनने 3 क्लासिफिकेशन करा है, एक स्मॉल कार्स होते हैं, एक मीडियम कार्स होते हैं, एक लार्ज कार्स होते हैं। ओके। तो उनकी प्राइस लिस्ट भी पब्लिश्ड है। तो ये चीज़ ऑटोमोटिव OEMs ने भी कोशिश करी है कि जो भी उनके कस्टमर्स हैं दे आर नॉट टेकन फॉर अ राइड एंड दे आर एबल टू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड विथ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो आप कह रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ सर्टिफाइड OEM बेस्ड जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे से ही कराया जाए? वहाँ से कराने में चांसेस ऑफ आपको टेकिंग यू फॉर अ राइड विल बी वेरी लिटिल। और इसमें एक और चीज़ आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्किल्ड लोग हैं। जो स्किल्ड लोग मतलब हर वर्कशॉप में आप कोई भी देख लें, महिंद्रा की देख लें या टाटा की देख लें, वहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड आर वेरी लार्ज। तो जो वर्कर्स वहाँ पर हैं, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, एप्लीकेटर इसमें स्किल्ड होना जरूरी है। ओके। तो जब तक वो स्किल्ड एप्लीकेटर नहीं है तो बाद में उसमें एजेस से उठ जाए, प्रेशर वॉशिंग में वो साइड से फिल्म निकल नहीं जाए। दे आर डूज एंड डोंट्स, ये मेंटेन करना है। खाली प्रोडक्ट एप्लीकेशन से ही नहीं होता है, बट उसको मेंटेन भी स्लाइड करना पड़ता है सो दैट आप लॉन्ग टर्म से उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। सर आपने कहा 5 साल वारंटी वाला चुनना चाहिए, बिकॉज 5-6 साल में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी बदल देता है।
पर ये चीज 5 साल वाली चलेगी, इस 5 साल में वारंटी में क्या इंक्लूसिव होता है क्या नहीं होता है, ये कैसे पता चलेगा? कल को पता चला कुछ उतरा, उन्होंने कहा ये तो वारंटी में इंक्लूसिव ही नहीं था। हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं तो कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जी। जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो क्लियरली हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट पीपीएफ का लेते हैं तो आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर फॉर एग्जांपल बर्ड ड्रॉपिंग आ जाती है तो आप उसको थोड़ी देर बाद क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज एसिडिक होता है। कोई भी प्रोडक्ट प्लास्टिक हो या टीपीयू हो, उसके ऊपर अगर आप बहुत देर तक, बहुत दिनों तक अगर बर्ड ड्रॉपिंग रहती है सो इट विल पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ इट। अगर आप पेंटेड सरफेस पे भी देखोगे बर्ड ड्रॉपिंग्स विल, बिकॉज इट्स एसिडिक, वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। तो मेंटेन तो करना पड़ेगा थोड़ा अपने तरफ से, आपको प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा, रेगुलर क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, यूजिंग द राइट शैम्पू इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू वाइप योर थिंग्स, बिकॉज स्क्रैचेस कभी भी जो कपड़ा होता है वो कपड़ा भी करेक्ट कपड़ा यूज़ होना चाहिए, बिकॉज उसको जब आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो स्क्रैचेस बॉडी पे क्रिएट होंगे, स्क्रैचेस क्रिएट होंगे तो डल फिनिश लगेगी, डल फिनिश लगेगा तो आदमी बोलेगा भाई पेंट फेड हो रहा है या ये हो रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। सर देखिए, जनरली हम देखेंगे जो 5 करोड़ गाड़ियां हैं वो उसमें अगर सेगमेंट वाइज देखेंगे तो जो छोटा सेगमेंट है, जो लेस देन 10 लाख वाला सेगमेंट है, वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन फॉर्म करता है। एब्सोल्युटली। एक छोटे गाड़ी के ओनर को जिसके पास बजट टाइट है, उसने ईएमआई पे गाड़ी ली है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो करानी चाहिए और कौन सी वो चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए? बिकॉज जब वो जाएगा वर्कशॉप में तो उसको तो हर चीज़ बेचने की कोशिश की जाएगी, तो व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड ही अवॉइड? जब आप वर्कशॉप में जानते हैं तो बेसिक सर्विसिंग तो उसको करानी चाहिए, सो दैट द इंजन इज़ हेल्दी एंड सेफ होगा आपके लिए। जब वो चेक करते हैं पूरा तो उसके अंदर आजकल बहुत सारी ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। जैसे एक है जो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड वो डालते हैं। ओके। सो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड हेल्प्स द विंड स्क्रीन टू बी मच मोर क्लीनर, स्ट्रीक फ्री, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। खाली पानी से वो होता नहीं है। दूसरी बात, आपको एक माइक्रोफाइबर प्रोडक्ट भी रखना चाहिए, एक डस्टर भी रखना चाहिए, बिकॉज लॉट सारे डस्ट होते हैं जो आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाटर ऑल्सो इज़ बिकमिंग अ मेजर कंसर्न, बिकॉज पीने का पानी आप देखोगे वर्ल्ड वाइड, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा ड्राइव करा है, बहुत सारे ऑटोमोटिव ओईएम्स भी ये ड्राइव कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स इंकरेज कर रहे हैं विच कैन बी जस्ट यूज टू, विच इज़ कॉल्ड ड्राई वॉश। तो आप ड्राई वॉश से भी आप गाड़ी को मतलब इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन क्लीन द होल बाइक, बिकॉज हर चाहते हैं कि बाइक हो या कार हो उनकी क्लीन हो। अब इसके अलावा लोग ये भी चाहते हैं कि इंटीरियर्स में एक प्रोडक्ट हो, तो आजकल स्पेशल माइक्रोफाइबर्स इंटीरियर क्लीनिंग के लिए भी आते हैं और थोड़े बहुत परफ्यूम्स भी आते हैं। उसके अलावा आपके पास जो हम डैशबोर्ड पॉलिश भी बोलते हैं, बिकॉज थोड़े दिन के बाद एक्सट्रीम सन के बाद आप देखते हैं प्लास्टिक थोड़े वाइट होने लग जाते हैं। सो एवरीबडी वांट्स इट टू लुक वेरी नाइस एंड ऑल्सो ज़्यादा ग्लॉसी नहीं होने चाहिए, बिकॉज रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए व्हेन यू आर ड्राइविंग इट। सो देयर स्पेशल विनाइल ड्रेसेस विच आर अवेलेबल, प्लास्टिक क्लीनर्स आर अवेलेबल, वो ये इंश्योर करते हैं कि आपकी गाड़ी लुक्स नाइस एंड ऑल्सो सेफ्टी में बहुत सपोर्ट करते हैं। और कौन सी वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए इवन इफ अगर वर्कशॉप वाला पुश कर रहा हो तो? वर्कशॉप वाले आपको बोलेंगे कि भाई जब आपने इवन सेरेमिक कोटिंग करी है तो बोलते हैं मैं आपको टेफ्लॉन कोटिंग या आपको वैक्स कोटिंग करके दूंगा। वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दे डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। आजकल बहुत सारी डू इट योर सेल्फ प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, बिकॉज उसके लिए वो आपको चार्ज करेंगे एनीथिंग बिटवीन 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक। बट नाउ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल जो आप स्प्रे एंड वाइप कर सकते हैं। दे विल गिव यू ऑलमोस्ट 90% द सेम फिनिश, बट at maybe 15%, 10% the cost. ओके। तो कोई जो स्प्रेज होते हैं उसको यूज़ करा जा सकता है? हाँ, स्प्रे वैक्सेस होते हैं, वो करके आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर आदमी जब वो गाड़ी सर्विस लेके आता है वो देखता है कि मेरी गाड़ी कैसे लग रही है। टायर क्लीन होने चाहिए, एलॉय व्हील क्लियर होने चाहिए, ग्लास विंड स्क्रीन बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल लॉट ऑफ ये कंसेप्ट में इवन रेन रिपेलेंट प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, जो बारिश में जो रेनी सीजन में देखते हैं, तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं विंड स्क्रीन से आराम से निकल जाते हैं, तो उनको ड्राइविंग में भी कन्वीनियंस बहुत अच्छी हो जाती है। सर आप तो इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, गाड़ी वाले ब्रांड्स के साथ, ओईएम्स के साथ काम करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनियां करके दे रही हैं ऑलरेडी? लेट्स से इफ आई एम बाइंग अ कार फ्रॉम बिग ब्रांड्स लाइक मारुति, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा, और मैं वही वापस 7 to 20 लाख वाले सेगमेंट पे हूँ, तो क्या चीज़ें वो करके ही दे रही हैं जो मुझे फिर जाके वर्कशॉप से कराने की जरूरत नहीं?
ये पहले इट वाज ओपन टू द मार्केट. ऑटोमोटिव OEMs आप क्या करते हैं, इनको वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं. दे हैव टाइड अप विद सेवरल अप्रूव्ड सेवरल वेंडर्स, बिकॉज वो पेंट से ज़्यादा रिएक्ट नहीं हो, उनके अदर जो भी उनके सरफेस फिनिशर से रिएक्ट नहीं हो. सो वैल्यू एडेड सर्विसेज सारे काफ़ी वेंडर्स उनने अप्रूव करे हैं. और वो वेंडर्स जो उनने अप्रूव करे हैं उनके पास एक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑप्शंस है. टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग वेरी फास्ट. ऑटोमोटिव OEMs, वो कार कंपनीज, वो ये चाहते हैं कि वो फोकस करे अपनी गाड़ी बेचने के लिए, बट उनके एडिशनल रेवेन्यू के लिए वो एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज में ये वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करती हैं. तो वो अपने डीलरशिप में ही मिल जाए. सो ये डीलरशिप्स में जब मिल जाते हैं तो आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड सर्विस भी रहता है. और कभी अगर वो कोई चैलेंज भी है तो ही कैन गो बैक टू द डीलरशिप एंड दे विल एड्रेस इट फॉर द कस्टमर. सर एक मिथ होती है कि जैसे हमारे कुछ कम कार्स के लिए कहा जाता है ये लो सर्विस गाड़ी है, ये महंगी सर्विस गाड़ी है. इवन इन द 7 लाख 25 लाख ब्रैकेट में कोई भी टोयोटा की गाड़ी होगी तो कहेंगे यार इसकी सर्विस कम लगती है. कोई फॉर एग्जांपल और किसी जर्मन ब्रांड की कंपनी होगी तो वो कहेंगे इसकी सर्विस की कॉस्ट ज़्यादा लगती है. ऐसा क्यों होता है सर? व्हाई इज द डिफरेंस? आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जी एक्सपीरियंस, आपको एक कॉफ़ी मिलती है, आप एक टपरी में जाके कॉफ़ी पीते हो, एक 5 स्टार होटल में जाके या स्टारबक्स में जाके पीते हो. आजकल वो पूरा एक्सपीरियंस की बात होगी. तो वो जब जाते हैं आप देखते हो कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इनने इक्विपमेंट्स में कितना करा है, इनके स्किल लेबर क्या है. पर आजकल मैंने ये देखा है कि ऑल दी OEMs हैव ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है. ओके. तो वो ये नहीं हो कि ये फीलिंग हो कि भाई एक बहुत बड़ा ग्रे मार्केट जो होता है, बोलते हैं बाहर के मार्केट में मल्टी ब्रांड शॉप्स में भी होता है. सो वैरायटी आजकल अवेलेबल हो लगी है. तो आपको ये बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जाके समझ सकते हैं विच आर गोइंग टू बी गुड. ऑप्शन दिए, पर हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लाइंडली किस पे मत करिए. थोड़ा 1-2 बार रिसर्च करके आप थोड़ा करके फॉलोअप करिए, बिकॉज आपको ये कल फीलिंग नहीं आनी चाहिए आई वाज टेकन फॉर अ राइड. सर अब आते हैं एक नया सेगमेंट अब गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वर्सेस पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, क्या इनके भी अपकीप में, मेंटेनेंस में और ये जो प्रोडक्ट्स हैं कोटिंग के, ये सब में डिफरेंस है या सिमिलर? जो हम बोलते हैं सरफेस फिनिश एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ कार्स, इसमें हमारे लिए सुमैक्स हैज़ बीन इन द बिजनेस फॉर द लास्ट 32 ईयर्स. हमने ये प्रोडक्ट्स जो डिज़ाइन करें, डेवलप करें, दे आर यूनिफॉर्म, बिकॉज पेंट तो सेम ही रहता है. शीट मेटल हो या ABS हो और प्लास्टिक हो, दे आर कॉमन. सो आजकल लोग इवन व्हीकल्स आर उनको लाइट वेट करते जा रहे हैं, पर वो पेंटेड है. पेंट 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं मेटालिक और एक होते हैं अपने मैट फिनिश. तो सरफेस फिनिश के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स आजकल डिज़ाइन करे गए हैं. इवन पेंट प्रोटेक्शन फिल्म मैट फिनिश के लिए अलग होते हैं. मैट फिनिश के ऊपर अगर आप ग्लॉसी प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो उसका जो ब्यूटी वो ख़त्म हो जाएगा. सो आजकल आप हर पेंट के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स डेवलप करे गए हैं. डार्कर शेड्स के लिए भी अलग वैक्सेस होते हैं, लाइटर शेड्स जो पेस्टल वाइट हो या सिल्वर हो उसके लिए अलग होते हैं. ये बहुत स्पेशलाइज्ड बिजनेस हो गया है. और जो स्किल्ड लोग होते हैं जो आपको बता सकते हैं, एंड वंस यू गो टू दम एंड यू टेक पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपने हर आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है. उसके कारण आपको बहुत सारा वैरायटी और बेनिफिट मिल सकता है. पर पेट्रोल और जैसे ये EV व्हीकल्स में कोई उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है? नहीं, बिकॉज वो इंजन हो और बैटरीज हो, उसमें हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आवर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय एवरीबॉडी. गॉट इट. सर अब है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है. कोई भी बाइक ओनर जो होते हैं वो थोड़े क्या कहते हैं, अपने बाइक से उनका बड़ा प्यार होता है. वो कहते हैं लड़कों के लिए जो पहली गर्लफ्रेंड होती है वो उनकी बाइक ही होती है. खासकर जब किसी के पास कोई एनफील्ड हो या हार्ले हो या ये सब क्रूजर बाइक्स हो तो बहुत पसंद करते हैं. एंड दे आर वॉशिंग इट देमसेल्व्स. वो खुद ही उसको वॉश करते हैं. अब सर इसमें भी बहुत रेंज के आपके पास शैम्पूज आते हैं, चीज़ें आती हैं. 150 रुपये लीटर का भी शैम्पू आता है, 2000 रुपये लीटर का भी शैम्पू आता है. तो कौन सा शैम्पू राइट है? क्या पैरामीटर्स होते हैं शैम्पू सिलेक्ट करने से पहले? क्या और बाकी चीज़ें सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है जी. शैम्पू जो भी आप यूज़ करें, बिकॉज इट्स यूज बाय हैंड, वो pH न्यूट्रल हो. तो pH न्यूट्रल मतलब उसमें एसिडिक भी नहीं हो, अल्कलाइन भी नहीं हो. ठीक है. आजकल
जो शैम्पू यूज़ करना चाहिए, प्राइस उसका कुछ भी हो, डेरियस ब्रांड्स हो, जब तक वो pH न्यूट्रल है और वो इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द पेंट और ऑन द बॉडी ऑफ द यूज़र। तो आप प्राइस के ऊपर जाएंगे तो आजकल लॉट ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल विच आर कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड। अब हम पहले सोचते थे कि जापानीज शैम्पूज आर वेरी गुड और जर्मन शैम्पूज आर वेरी गुड। आजकल बहुत सारे इंडियन कंपनीज ने भी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ला के बना रहे हैं। वी ऑल्सो ऑफर अ बिग रेंज ऑफ शैम्पूज एंड जो शैम्पू pH न्यूट्रल है, सेफ है, उसको यूज़ करना चाहिए। गॉट इट। और सर बहुत सारे लोग अब DIY कर रहे हैं, डू इट योर सेल्फ कर रहे हैं, तो एक डू इट योर सेल्फ जो व्यक्ति वॉशिंग कर रहा है या ये सब कर रहा है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डू इट योर सेल्फ में आप जो भी काम करें, आप फर्स्ट तो जो भी रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन गियर आपको यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी जगह में आप ग्लव्स यूज़ नहीं करते हैं, सो यू शुड यूज़ ग्लव्स। एट द सेम टाइम जो भी आप मैनुअल्स पढ़ के उसको कैसे यूज़ करना है, आजकल वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब हाउ टू यूज़ इट। पहले आप पूरा उसको डिटेल में एक बार समझ के करिए, नॉट बिकॉज हाउ यू हैड योर एक्सपीरियंस बिफोर। आजकल प्रोडक्ट्स आर रियली इनोवेटेड, बहुत डेवलप्ड हो गए हैं, उनको कैसे बेस्ट वे में करना है टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। तो आप वो थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा देख के, स्टडी करके आप यूज़ करिए एंड एक बार आप समझ जाएंगे तो रेगुलर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सर एक आम भारतीय जो है जनरली गाड़ी को लेके सोचता है, हमेशा कॉस्ट कटिंग के मोड में रहता है कि यार अब खरीद तो ली, एक बार महंगा खरीद भी लिया, EMI भी दे देते हैं, इंश्योरेंस भी दे देते हैं, बट फिर उसके बाद वो जाता है कि मैं लोकल कोई स्पेयर पार्ट मार्केट से करा लूँ या लोकल मार्केट से साफ़ सफाई करा लूँ, मतलब क्लीनिंग करा लूँ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज जिनके पास गाड़ियाँ हैं आज, उनके यहाँ कोई ना कोई उनका सिक्योरिटी गार्ड आके गाड़ी को साफ़ कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो ऐसे केस में डू यू थिंक कि उससे लाइफ जो है गाड़ी की वो कम हो जाती है, या जो उसके निशान ज़्यादा पड़ जाते हैं, या मतलब द कार ओवरऑल स्टार्ट्स लुकिंग बैड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स? यस, वो इम्पॉर्टेंट है कि यू यूज़ द राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है आप शैम्पू जो यूज़ करते हैं, उसके बाद आप उसको रेगुलरली आप डीप क्लीनिंग भी कराना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सारे कार केयर सेंटर्स खुल गए हैं जिसमें वो जाके वैक्यूमिंग भी करते हैं और उसको डीप क्लीनिंग भी करते हैं ऑन एंड ऑफ। तो क्या होएगा कि जब वो रेगुलर आपको इन अ फ्यू मंथ्स कराना चाहिए, उससे गाड़ी की लाइफ भी अच्छी होती है, क्लीननेस भी बेटर होती है, वो करना चाहिए। तो और ये जो लोकल सेंटर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए? लोकल सेंटर्स स्पेशलाइज्ड हो गए आजकल, कार ग्रूमिंग सेंटर्स बोलते हैं, दे आर अवेलेबल, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप जाके उनसे नेगोशिएट कर ले, पैकेजेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी लाइक टू हैव 12 वॉशेस इन अ ईयर और वी वुड लाइक टू यू टू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ कार, उसके लिए एक पैकेज के लिए बात कर लीजिए। सो उनके लिए ईजी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेड इन योर व्हीकल। उसके हिसाब से आप जाके उनसे नेगोशिएट कर लीजिए। आजकल काफ़ी लोगों के पास तो मल्टीपल कार्स होती हैं। आजकल ग्रुप्स में भी, कॉलोनीज़ में भी ये देखा है कि वहाँ पर भी उनके पास में भी ये ग्रूमिंग सेंटर्स आ गए हैं, विच बिकॉज जो गाड़ियाँ रेंजिंग बिटवीन 15 लाख से 1 करोड़ तक ही है, it's very difficult to do it yourself everything. You need a specialist who will does it and who will ensure that it looks very neat and clean and it's balanced. और सर ये जो लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हर सोसाइटी के, जो बचपन से हमारी भी पुरानी गाड़ियाँ उन्होंने ही साफ करी हैं, इज दैट द राइट अप्रोच, या फिर उसको मतलब कोई और तरीके से हम कर सकते हैं ताकि रेगुलर हमारी गाड़ी भी साफ होती रहे? आजकल मैंने देखा है, या मल्टीप्लेक्सेस में हो और ऑफिसेस में भी हो, ये ग्रूमिंग क्लीनिंग सर्विसेज आर अवेलेबल। जी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज कराएं, आप उसको कपल ऑफ टाइम्स अ वीक भी कराइए, बट आप एक सर्टिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले आदमी से कराइए। तो क्या हो कि भाई अगर सर्टेन टाइम्स मैंने ये देखा है, उस आदमी के हाथ में एक रिंग होती है या की चेन होती है, वो उसको निकालता नहीं है और आपकी गाड़ी को वॉश करता है, उससे ज़्यादा स्क्रैच पड़ जाएंगे। सो ये ज़रूरी है कि आप एक जो आदमी ट्रेंड है इस एरिया में, उसके साथ ही कराएं। और ये ऑफिसेस में भी आजकल बहुत सारे एरियाज बेस उन्होंने बनाए हैं जो आपकी गाड़ी को वहाँ सर्विसिंग करने, क्लीनिंग करने के लिए आप दे सकते हैं। और सर मैंने नोटिस किया वो लोग कपड़ा भी एक ही कपड़ा लेके 20-30 गाड़ियाँ उसी से साफ कर देंगे, वो कपड़ा खुरदुरा होगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार होंगी, राइट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल हैचबैक टिल अ वेरी बिग SUV। तो वो भी तो सही नहीं है ना कि आप सेम कपड़े से सबको साफ कर रहे हो। एक वो माइक्रोफाइबर कपड़े को बोलते हैं। माइक्रोफाइबर्स बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड द प्राइस इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज दैट यूज्ड टू बी बिफोर। ओके। तो जो कपड़ा जो बोलते हैं माइक्रोफाइबर है, अगर आप ज़्यादा फंसी हैं तो एक माइक्रोफाइबर आप खरीद के उसको दे सकते हैं और वो क्लीन करके आपकी गाड़ी में दोबारा रख सकता है। समझ गया।
तो थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको भी थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेके करना पड़ेगा, जो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बेस्ट सर्विस मिल जाए और आपका जो एंड पर्पस भी है वो इकोनॉमिकल वे में हो जाए। एक सर, एक गाड़ी को ड्राई क्लीन कितने समय में कराते रहना चाहिए, मतलब कितने टाइम फ्रेम में कराते रहना चाहिए? डिपेंड्स एंटायरली आप कितना यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को। जो रोज़ इसकी ड्राइविंग 50 to 100 किलोमीटर्स हैं, वो सर्विसिंग उसको एटलीस्ट वंस अ मंथ करानी चाहिए। उसको जो हम बोलते हैं डीप ग्रूमिंग, क्लीनिंग करना चाहिए, वो करना चाहिए। उससे क्या है, वो पूरा नॉट ओनली क्लीनिंग ऑफ द व्हीकल, उसमें वो वैक्स कोटिंग भी कर लेते हैं और उसके अंदर वैक्यूमिंग भी कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल अंदर से और बाहर से दोनों स्पार्कलिंग लगे। और सर, अभी आपने कहा कि जैसे 3200 के आसपास आपके SKUs है, तो अगर आपका रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए तो इन 3200 में से कितने SKUs आपके 50% रेवेन्यू को फॉर्म करते हैं? 80-20 का आपने फॉर्मूला तो समझा होगा। तो हमारे उसमें रफली अगर हमने देखा है कि हमारे 300 प्रोडक्ट्स विल कॉन्स्टिट्यूट टू अबाउट 80% ऑफ आवर टोटल सेल्स रेवेन्यू। ओके, वही जो रेशियो होता है जनरली 10 to 20% प्रोडक्ट्स जो हैं 80% के आसपास बना देते हैं। सर, ये इंडस्ट्री अगले कुछ साल में आपको किस तरीके की इसमें ग्रोथ दिख रही है, और पास्ट कुछ साल में, क्योंकि पिछले 4-5 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत मैसिव ग्रोथ देखी गई है, ईयर ऑन ईयर व्हीकल्स के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो डू यू थिंक दिस विल सस्टेन, और डू यू थिंक यहाँ पे टेपरिंग डाउन होगा? ग्लोबल कंपैरिजन कैसा है इस सेक्टर का? अगर आप देखा जाएगा, इंडिया में करीब 3 करोड़ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हर साल बनाए जाते हैं, और हर साल इनको जो बिकेंगे गाड़ी, इनको सर्विस करना पड़ेगा, इनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट वर्ल्ड वाइड। ऑटोमोटिव इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज इन बिजनेस, और जो गाड़ी खरीदेंगे उनको मेंटेन भी करेंगे, उनको रन भी करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस, जब तक यू आर एबल टू ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड यू हैव अ वेरी गुड सप्लाई चेन इन प्लेस, ये बिजनेस का ग्रोथ फिनोमिनल होएगा। सर, पिछले 5 साल में आपने क्या डेवलपमेंट्स और क्या चेंजेस देखे हैं इस सेक्टर में? मेन ऑटोमोबाइल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। ओके, तो इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन अ बिग वे इन इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स अच्छे जो आप देखोगे। दूसरा और देखा होगा कि आपने जो भी सर्विसेज, ये भी जो गाड़ीज़ के लिए होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है, इफ़ यू गो एंड सी नाउ दी शोरूम्स भी जो होता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज भी ऑफर कर रहे हैं जी। आपने मारुति का देखा होगा, उनका एक्सेसरीज जो स्पेयर पार्ट्स डिवीजन है, इट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ द टोटल सेल्स। सो आपने ये सेगमेंट में जो आपने बात करी थी कि ग्रोथ कितना होना पड़ेगा, तो एक्सपीरियंस लोगों को वेराइटी ऑफ एक्सेसरीज एंड सर्विसेज के ऊपर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। गॉट इट। सर, आज जैसे आप तो 2 प्लांट्स में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर चाइना से ये सब माल काफ़ी लोग सस्ता इंपोर्ट करके बस उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, या उस पर सिर्फ अपनी जो है वाइट लेबलिंग कर रहे हैं। डू यू थिंक स्टिल चाइना इज एबल टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स देन अस एंड एट अ चीपर रेट? मेक इन इंडिया में भी बहुत सारे यूरोपियन, जापानीज, कोरियन कंपनीज, दे आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेटर्स इन इंडिया। इंडिया ऑफर्स अ वेरी बिग मार्केट टू फाइंड द राइट पार्टनर। वो चाहते हैं कि भाई जो भी इंडिया में उनको राइट पार्टनर मिल जाए, बिकॉज इनकी टेक्नोलॉजी हाई है, शेयर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के हिसाब से। सो बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज स्काउट कर रहे हैं, वेरियस शोज़ में वो आते हैं, बहुत लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं उनके प्रोडक्ट्स जाके मार्केट में देखने में। तो बहुत सारे इंक्वायरीज वर्ल्ड वाइड से हमारे पास भी आ रहे हैं, और बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे हमारी स्मॉल कंपनीज़ के लिए, SME जो भी है, MSME कंपनीज़ के लिए फोकस करें। और सर, अभी आज इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है या सिर्फ कैप्टिवली ही हम कंज्यूम कर रहे हैं? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, मारुति करीब 60% ऑफ द टोटल कार्स वर्ल्ड वाइड सुजुकी इंडिया में बनाती है। अच्छा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुजुकी के वर्ल्ड वाइड यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कार केयर प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स इंडिया से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो इफ़ यू सी, आपने देखा होगा कि इंडिया इज़ रियली एबल टू ऑफर दैट क्वालिटी जो वो 10 साल पहले नहीं ऑफर कर पा रही थी। और इंडिया की कंपनी भी बाहर जाके बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर रही है। ओके। तो दिस अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया, एंड डेवलपमेंट इज हैपनिंग, इनोवेशन इज हैपनिंग। सो फ्यूचर में इंडिया इज गोइंग टू बी अ पावर टू रेकन विद। सर, आपने अभी एक बात करी थी कि पानी
क्योंकि कम हो रहा है, वाटर लेवल्स आर रिड्यूसिंग, रेन का भी सुपर एल नीनो की बातें हो रही हैं, तो लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर कि पानी बचाया जाए और एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इधर पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है? जब आप गाड़ी को क्लीन करना चाह रहे हैं तो पहले तो करीब 50 से 150 लीटर वाटर लगता था। अब डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स भी है, ड्राई वॉश प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, जो आप गाड़ी को 2 लीटर पानी से भी क्लीन करके जो 95% क्लीनलीनेस जो पानी को 50 लीटर से कर सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, ऐसे सिस्टम्स भी अवेलेबल है, और दीज आर नाउ बीइंग प्रैक्टिस्ड एंड यूज्ड बाय सेवरल यूजर्स ऑफ द कार्स आल्सो। तो सर इस सेक्टर के बारे में तो आपको काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि 1994 से आप इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर एन IPO, रेस कैपिटल। तो सर इतने साल आपने चलाया बिजनेस को, तो अब अचानक से कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों? कुछ एक्सपेंशन के लिए, या क्या कहते हैं, सम कैश आउट? एक टफ डिसीजन था जी। एज ओनर्स टू मेक दिस इनटू अ कॉर्पोरेशन। ये फर्स्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कंपनी का इंटरेस्ट देखना है या अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना है। कंपनी का इंटरेस्ट देखने के लिए टू ग्रो यू नीड मनी, और एक टाइम आता है जब आप देखते हैं कि नाउ वी हैव टू फ्लाई, वी हैव टू ग्रो द कंपनी। तो हमने शुरू में कंजर्वेटिव वे से अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करा, प्रोडक्ट डेवलप करे, सिस्टम्स डेवलप करा, बिफोर वी प्लानिंग टू गो टू द पब्लिक। अभी रिसेंटली हमने 2 लैंड्स खरीदे हैं, ऑलरेडी 2 फैक्ट्री, जैसे बोले आपको पहले हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मनेसर और चेन्नई में। हमने झज्जर में, रिलायंस मेट में, और एक भिवाड़ी में 2 लैंड लिए। हाँ, टोटल हमारी जो अभी एरिया है वो करीब 55,000 स्क्वायर फीट है। एक्सपेंशन हम 2 प्लांट में, एक 80,000 और एक में 30,000, तो लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो जो आज है उससे डबल ऐड कर रहे हैं? डबल ऐड कर। तो आज की जो आपकी प्रोडक्शन है वो टोटली कंज्यूम्ड है, या फिर उसमें कुछ वैकेंसी है? अबाउट 85, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, 85 से 100% हम ऑलरेडी है। हमें बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारे OEMs ने नए प्रोडक्ट्स के लिए भी बताया है। आज हमारा मेन कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। ओके। और डेवलपमेंट करने के लिए OEMs ये चाहते हैं कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ऑर्डर वो जो देंगे तो नेक्स्ट डे से आपको सप्लाई करना चालू होना पड़ेगा। एंड हमारे प्रोडक्ट्स सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं मोस्ट OEMs के लिए। तो जो हमने प्रोडक्ट्स डेवलप करें वो खाली एक कंपनी के लिए नहीं डेवलप करते हैं, फॉर द होल मार्केट के हिसाब से हमने डेवलप करें। सो पोटेंशियल्स हैं, एक्सपेंशन फॉर गोइंग ग्लोबल हैं, एक्सपोर्ट हमने करीब 7 कंट्रीज़ के लिए चालू कर दिया है। पोटेंशियल है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी करना पड़ेगा। इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट हमने सोचा दैट एक टाइम आता है कि इज दिस द राइट टाइम टू गो। वी फेल्ट दिस इज द राइट टाइम फॉर आवर कंपनी, एंड ऑल्सो टू attract talent and also develop the team. We have taken these conscious decisions which we are trying to go for an IPO with. अगले 5 साल में सर आपको क्या दिखता है? आपके टोटल रेवेन्यूज में से कितना परसेंट डोमेस्टिक होगा, कितना परसेंट इंटरनेशनल होगा, और आज वो क्या है जनरली? अभी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इट्स ओनली 1% ऑफ आवर टोटल टर्नओवर। ओके। बट आई थिंक बिकॉज वर्ल्ड वाइड आप देखोगे कि टर्नओवर जो प्रोडक्ट्स इंडिया में हम लोग बेचते हैं, अगर इंडियन मार्केट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल, बहुत कंपटीशन है एंड बहुत प्राइस सेंसिटिव है। तो उसके लिए अगर आप ग्लोबली आप करना चाहोगे, सो वी हैव द प्रोडक्ट्स हमारे पास जो हमारे क्वालिटी मीट्स करते हैं और प्राइसिंग भी मीट कर लेंगे। अब इसके लिए मार्केट सच एज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड हमने चालू करा है। ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और आफ्टर मार्केट पे भी कर रहे हैं। रिस्पॉन्स आने लगा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं, एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर दैट एटलीस्ट 20 to 30% हमारा जो टर्नओवर है इन द ईयर्स टू कम एक्सपोर्ट बेस्ड हो जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 years में। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हम वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू अचीव दिस। सर ये आपकी जो ग्रोथ स्टोरी रही है उसमें अभी तक सबसे बड़ा प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटर कौन रहा है, और अगले 5 साल में क्या वो शिफ्ट होएगा या वो भी सेम रहेगा? 40% हमारा जो बिजनेस है वो एडिसिव टेप्स और डाई कट्स का है। ओके।
हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमने जहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करें उनके साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाइप इंडिया के लिए है। सो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ऑन पार और बेटर प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट करे हैं और वी आर यूजिंग दम फॉर कन्वर्टिंग दम एंड मैन्युफैक्चरिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ OEM। और ये हमारे जो सप्लायर्स हैं वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड हैं वेरियस ग्लोबल कंपनी सच एज टोयोटा, निसान, Hyundai। सो उनके जो प्रोडक्ट्स एस्टैब्लिश्ड हैं वर्ल्ड वाइड वो प्रोडक्ट्स हम इंडिया में ला रहे हैं, तो एंट्री करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करके जो हमारे प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, we have the expertise, we have a team, we are also expanding our workforce to supply them as per their requirement, because India में वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है और वो सेम कंपनीज लाइक Hyundai जो इंडिया में मॉडल बना रहे हैं, आज वो सिमिलर मॉडल सऊदी अरेबिया में बना रहे हैं, इजिप्ट में बना रहे हैं, टर्की में बना रहे हैं। तो अब हमको वो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स भी आने लगे बिकॉज वो सिमिलर मॉडल्स के लिए हम ऑलरेडी इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं और हमारी प्राइजेस विज दिस ग्लोबल कंपनीज जो आप बता रहे हैं, वी आर बिटवीन 15 to 50% cheaper than them. And sir, how are we competing with China on this? ये प्रोडक्ट्स जो टेप्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड टेप्स होते हैं, ये अभी तक चाइना इज़ नॉट बीन एबल टू कम टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। चाइना इज़ वेरी गुड फॉर द नॉर्मल प्रोडक्ट्स, बट हाई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं सरफेस फिनिश में और एडिसिव टेप्स में, आज भी वो दे आर लैगिंग बिहाइंड। एंड जो एडिसिव्स होते हैं, ये स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड फ्रॉम जापान, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम US आर मोर एडवांस्ड। These companies from these global companies are more consistent in quality also. China में consistency of quality is also a challenge in this range. सर जब बड़े OEMs अपने पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपको सिलेक्ट करता है, तो वो क्या चीज़ें देखते हैं उस पार्टनर में? पहले आपकी जो आर यू मीटिंग ऑल दी स्पेसिफिकेशंस, आपको ISO 9000, 14000, 45000, उसके अलावा आपके जो प्रोसेस सिस्टम्स जो प्लेस में हैं, और आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कौन से कंपनी के साथ करते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, आप कंसिस्टेंट कितने हैं आपके, और इंडस्ट्री बहुत स्मॉल है बिकॉज जो भी हम लोग हमारे मेन प्रोडक्ट्स जो पेंट शॉप में लगते हैं और ट्रांजिट प्रोटेक्शन में लगते हैं, दिस बिजनेस वर्ड ऑफ द माउथ भी मालूम होता है बिकॉज जो एक कंपनी में काम करते हैं कभी कभी दूसरे OEM के से एक कंपनी में आते हैं। तो जो पर्सन अगर टाटा में काम कर रहा है, कल वो मारुति में भी काम करता है, तो उनको सारे लोगों को मालूम होता है कि ये कैसा होता है बिजनेस और उनकी कंपनी के बारे में बैकग्राउंड कौन है और कौन सप्लायर्स है। इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस वी आर इन एंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इज द की इन दिस। तो उसी बेसिस पे वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। सर आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में ऐसी क्या वो चीज़ हो सकती है जो हमारी इस पर्टिकुलर ग्रोथ को या तो मल्टीप्लाई कर देगी या एक बार के लिए स्टॉप कर सकती है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट? अगर आपको एक विश हो कि मेरे को गवर्नमेंट से ये मिल जाए, तो व्हाट वुड दैट बी? मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ड्राइव है इंडिया में। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पुशिंग दम एंड प्रोमोटिंग दिस। सो जो कंपनीज आज एक्सपैंड करने चाहते हैं, सो स्काई इज़ द लिमिट। तो आपको कोई आई डोंट सी एनी चैलेंजेस कमिंग इन and that is why we are going for this expansion also. And we are in a very comfortable situation. But हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाए और expand करें and कंपनी का नाम बढ़ाए। सर फाइनेंस में कहावत है कि equity is the costliest source of finance, और आप अब equity रेज करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि इस चीज़ को आप डेट से फाइनेंस कर सकते थे या और कोई मीन से फाइनेंस कर सकते थे? 100% होल्डिंग से हम 70 to 73% होल्डिंग पे आ जाएंगे जी। डेट का मीटर 24 घंटे चलता है। हम ये चाहते हैं कि नॉट ओनली दिस, पैसा एक चीज़ होता है लिस्टिंग में और बहुत सारे अदर फ़ायदे होते हैं। बिकॉज हर आदमी जो आपकी कंपनी में आना चाहता है, एम्प्लॉय आना चाहता है, टैलेंट आना चाहता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा जी। वो ये चाहता है कि कंपनी कितने फास्ट ग्रो हो सकती। बहुत सारी कंपनियाँ जो प्रीमियम कंपनी है उनमें भी वो इंडिया में फ़ॉरेन से आना चाहती हैं। ट्रांसपेरेंसी भी बहुत आएगी। सो फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आना चाहती है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लिस्टेड कंपनी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस होते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ द कंपनी।
आपको ये डिसाइड करना है कि आप कंपनी को ग्रो करना चाह रहे हैं या अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं. सो आई थिंक कंपनी है तो हम है. गॉट इट. सर बहुत सारे एसएमईज को मैं भी ट्रेन करता हूँ और हम लोग उनको कंसल्ट भी करते हैं. आपको क्या लगता है सर, ये एसएमईज के माइंड में क्यों एक कंस्ट्रेंट होता है कि हमें आईपीओ के लिए जाना, अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, बिजनेसेस आर डूइंग 1 करोड़ अ मंथ प्रॉफिट, 2 करोड़ अ मंथ प्रॉफिट, एंड स्टिल दे आर नहीं हमें तो अपने पास 100% होल्डिंग चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? आप तो एक एसएमई रहे हैं, फिर अब आप आईपीओ के लिए जा रहे हैं, तो व्हाट इज दैट माइंडसेट जो एक छोटे व्यापारी को रोकता है बड़ा सोचने से? आंसरेबिलिटी. हर आदमी चाहता है कि मैं दूसरे को आंसर नहीं करूं, मैं जो कर रहा हूँ सही है और मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ. अगर आप ये चाहते हैं कि रियल ग्रो हो तो कॉम्पीट करना ही पड़ेगा आपको. एंड एक लेवल तक आप ग्रो हो सकते हो. अगर बड़े ग्रो होना चाहते हैं, मेरा ये फीलिंग है कि आपको यू हैव टू बी ओपन एंड यू हैव टू बी विलिंग टू फेस द कंपटीशन. और ग्रो करने के लिए आपको पैसा चाहिए और आपको डेट के थ्रू या आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं. वैल्यूएशन क्रिएट करने के लिए भी कंपनी चाहिए और कंपनी का नाम होने के लिए भी आईपीओ चाहिए. सुदीप जी, आपका बिग टिकट विजन क्या है? लेट्स से वेयर डू यू सी एवरीथिंग आफ्टर 10 इयर्स, 15 इयर्स? क्या चाहते हैं आप? मतलब व्हाट डू यू वांट टू बिकम? जब एट द एज ऑफ 25 व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, मेरा ये विजन था जब मैं 60 होऊंगा. सो नॉट ओनली हर आदमी सोचता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचे. आई सेड इफ आई कैन इवन मेक अ डिफरेंस फॉर maybe even 100 people who are working for my company, who will also have the same comfort that I have, and we can grow as a family. ये मैं रियलाइज़ करता हूँ कि थोड़े लोग ने मेरी कंपनी में 25 साल मेरे साथ काम करे और वो करीब 8-10 घंटे मेरे साथ काम करते हैं रोज़. तो उनकी क्लोजनेस मेरे बच्चों से ज़्यादा है एंड वो मुझे अपने चिल्ड्रन से ज़्यादा समझते हैं. तो ये जो बॉन्डिंग होता है, रिलेशनशिप होता है और रोज़ उनके जो फ्रेंडशिप होती है और कमिटमेंट होता है, वैल्यू सिस्टम्स होता है, आई फेल्ट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू कैन ऑल्सो डू दिस एंड मेक अ डिफरेंस फॉर दिस सोसाइटी इन वॉट एवर वे, आई शुड मेक एन अटेम्प्ट. ग्रेट. तो बेसिकली इट इज पर्पस ओवर प्रॉफिट. सर, आई थिंक आज आपने जो हमारे साथ चर्चा करी है उसमें यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट फ्रॉम कि आप ही के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे एक आम जो है ग्राहक को बचना चाहिए, और सेकंड आपने बताया कि आप इस बिज़नेस को कैसे देखते हैं, इस बिज़नेस को कैसे ग्रो कर रहे हैं और इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में आते हुए. और ये बात समझ आती है कि क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया में 5 करोड़ गाड़ियाँ हैं और पॉपुलेशन 140 करोड़ की है. यूएस की पॉपुलेशन करीबन 35 करोड़ है और वहाँ पे करीबन 14 करोड़ गाड़ियाँ हैं. तो बाय हैविंग 1/4 ऑफ अ पॉपुलेशन दे हैव ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर कार्स देन अस. तो यानी कि आज से अगर सिमिलर मल्टीपल पे चले तो हमें 12 गुना तो गाड़ियाँ करनी है जस्ट टू कीप दैट इक्वेशन सेम. तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्पेस है जो ग्रो करेगा और साथ में ऑब्वियसली एनीबडी हु सर्विंग दैट काइंड ऑफ सेक्टर विल ग्रो ऑल्सो वेरी वेल. वी विश यू वेल फॉर योर आईपीओ सर एंड वी विश यू दैट आपकी कंपनी बहुत ग्रो करे. Thank you और so डेफिनेटली लोग, इन्वेस्टर्स, बायर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ योर बिजनेसेस ग्रो विद यू. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. मच अप्रिशिएट. तो गाइस, अगर आपने एपिसोड यहां तक देख लिया है, मतलब पूरा देख लिया है, इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ जरूर भेजना जो बार बार गाड़ी को लेकर परेशान होते रहते हैं, और उनको भी जरूर भेजना जो अपॉर्चुनिटी स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के बिजनेस में आज बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है इंडिया में, जहां 5 करोड़ गाड़ियां ऑलरेडी हैं और 25 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिल्स हैं. आपके मन में इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और किस गेस्ट को इनवाइट करूं उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना. इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड. जय हिंद, जय भारत.